नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी ईएसआर टेस्ट के बारे में। ईएसआर टेस्ट को लेकर हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग समझते हैं कि ईएसआर अगर बड़ा है तो उसको टीबी है, पर ऐसा नहीं है। क्या है ईएसआर की पूरी जानकारी, क्या टेस्ट है, ये क्यों होता है, कब करना चाहिए, आज के इस क्लास में हम जानेंगे ईएसआर टेस्ट के बारे में सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। ईएसआर क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मतलब क्या होता है? जो आरबीसी है, आरबीसी सेडिमेंट क्या है? मतलब एक ट्यूब के अंदर जमने को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन कितने जल्दी हो रही है इसको रेट को बताता है ईएसआर। सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे टेस्ट करते हैं? ईएसआर दो तीन मेथड होते हैं टेस्ट करने के, वेस्टर ग्रीन और वेंट्रूस मेथड। नॉर्मली बेसिस क्या होता है? एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर भर देते हैं अपन ब्लड। ठीक है, उसको 1 आवर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 आवर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये आरबीसी यहाँ लेवल तक ब्लड थोड़ा सा आरबीसी धीरे धीरे जमना चालू हो जाएगी। एक के ऊपर एक जमना चालू होती है, इसको बोलते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, जमती जाएगी तो क्या होगा, एक लेवल तक जमी होगी आरबीसी और उसके ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितना आरबीसी सेडिमेंट हो चुकी है ना, ये लेवल को बताते हैं हम ईएसआर। ये जितना भी होगा ये ईएसआर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ईएसआर बहुत सिंपल सी वैल्यू है, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। एक ट्यूब बस लगती है, ट्यूब में अपने देख लिया कि 1 घंटे बस एक टाइम कंज्यूमिंग है। 1 घंटा कम से कम लगेगा उसको। 1 घंटे में आपको उसको देखना है, इसका रिजल्ट 1 घंटे में आता है। सिग्निफिकेंस का है, कब एडवाइस करते हैं? इंडिकेशन इसका भी यही है, मेनली ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। ठीक है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट मतलब बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होता है उसको एडवाइस कर, बॉडी में अगर ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब ईएसआर और टीबी का भी कोई रिलेशन नहीं। जैसे आप अपन बोलते हैं कि ईएसआर बड़ा है तो टीबी हो जाएगी, बाहर यही है कि मिसनोमर ईएसआर बड़ा है तो उसको फिर एक्सरे करा लेते हैं, स्पुटम करा लेते हैं, चाहे उसको खांसी है भी नहीं। ठीक है, तो ये एक मिसनोमर है कि ईएसआर बड़ा है तो उसको टीबी है। अगर कोई बॉडी में ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है उस कंडीशन में ईएसआर बढ़ेगा और उसको ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए बहुत जरूरी होता है। पेशेंट को अपन ने पेशेंट का ईएसआर बढ़ा हुआ था, अपन ने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद क्या रिस्पॉन्स आया वो देखने के लिए ईएसआर ज्यादा जरूरी होता है। ईएसआर किस मतलब कौन सी चीजें होंगी बता रहे ना, ईएसआर का जो है नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल आप मानते हैं ऑलमोस्ट मोर लेस देन 10 होता है। ठीक है, इससे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो उसको अपन ईएसआर बढ़ा हुआ मान लेते हैं। अब कुछ कंडीशन होती हैं जो फिजियोलॉजिकल होती हैं, फिजियोलॉजिकली भी बढ़ा रहता है। फिजियोलॉजिकली भी ईएसआर बढ़ा होता है। उसमें पहली कंडीशन है ओल्ड एज। अगर एज मोर देन 60 है तो अपन को ईएसआर का बहुत ज्यादा रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्ड एज में बढ़ा ही रहता है ईएसआर। तो अगर ओल्ड एज है 60 ईयर एज है तो ईएसआर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। तीसरा, एनीमिया है। एनीमिया में ईएसआर बढ़ा ही रहता है, चाहे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो या नहीं हो। ठीक है, चौथा आरबीसी है। आरबीसी की एबनॉर्मलिटीज होंगी। अब आरबीसी की एबनॉर्मलिटी 2-3 टाइप की हो सकती हैं। अगर आरबीसी जैसे नॉर्मली आरबीसी क्या होती है, नॉर्मली आरबीसी की जो है ना सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आरबीसी एक दूसरे के ऊपर जो रॉयलक्स फॉर्मेशन है ना, ये नॉर्मली प्रिवेंट करती है, एक दूसरे के ऊपर जमने नहीं देती है। जमाता कौन है? फाइब्रिनोजन है। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये एक दूसरे के जमने में हेल्प करता है। तो अगर कोई सी भी बीमारी होगी जिसमें कि उसकी जो वॉल है ये वॉल डैमेज होगी जिससे कहा ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा उसका। ठीक है, कोई सा भी इंफेक्शन होगा जिससे कहा नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, उन कंडीशनों में ये क्या होगा, ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। और कोई बीमारी ऐसी होगी जिसमें कि आरबीसी ज्यादा हो रही है, जैसे पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, आरबीसी ज्यादा हो रही है तो मतलब क्या होगा, प्लाज्मा अगर ज्यादा होगा
तो ये आधे जल्दी होंगे, आरबीसी ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एक दूसरे से, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो राउलेट्स फॉर्मेशन लेट होगा। ठीक है, तो ये सारा इसमें अगर आरबीसी ज्यादा है तो ये सारा कम आएगा, आरबीसी कम है प्लाज्मा ज्यादा है तो ये सारा ज्यादा आएगा। फिर पैथोलॉजिकली कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें अपन को ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। पहला क्रोनिक डिजीज है, पहला हो जाएगा उसमें ट्यूबरकुलोसिस, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, और एक्यूट रूमेटिक फीवर। ठीक है, इन कंडीशन में मेनली इन्फ्लेमेशन देखने के लिए इन कंडीशन में टेस्ट से इनको रिस्पांस देखा जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट था, अपन ने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद रिस्पांस देखने के लिए ये सारा कराया जाता है कि रिस्पांस कितना आ रहा है। ऐसे एक्यूट रूमेटिक फीवर है, उसमें ट्रीटमेंट देने के बाद अपन ने रिस्पांस कितना आया है वो देखने के लिए ये सारा टेस्ट कराया जाता है। ये सारा टेस्ट बहुत कॉमनली एडवाइज नहीं किया जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजियोलॉजिकल भी कई कंडीशन में बढ़ जाता है और नॉन स्पेसिफिक भी है, कोई स्पेसिफिक बीमारी तो बताता नहीं है। ये सिर्फ एक्यूट फेज रिएक्टेंट है जो कि बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ऑनगोइंग प्रोसेस हो रही है, किस कारण से हो रहा है किस कारण से नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। एक चीज याद रखने वाली बात है कि ESR का और टीबी का कोई रिलेशन नहीं है, ESR सिर्फ एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। और बताओ CRP ESR के बारे में कुछ पूछना है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सर, जैसे अपन है किसी को ट्यूबरकुलोसिस कि उसका ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका ESR बढ़ा ही आएगा, बढ़ा है, लेकिन अगर ESR बढ़ा है तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस हो, मॉनिटरिंग के पर्पस वो ट्रीटमेंट के बाद घटता है सर। ट्रीटमेंट के बाद घटेगा, ट्रीटमेंट के बाद इन्फ्लेमेटरी कंडीशन खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा ना, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बॉडी में लंग्स में लगातार इन्फ्लेमेशन करता है, उसे कहाँ ESR बढ़ा हुआ है। ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं ESR CRP, जो कि कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा जो उनका बनने की प्रोसेस होती है।